नमस्कार साथियों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के हमारा राजस्थान नाम से पुस्तक जो कक्षा 6 की है, उसके 4 पाठ मैंने आपको करवा दिए हैं। पाठ नंबर 5 की बात अब हम कर रहे हैं और ये 5वां पाठ जो हम कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। 1% टपकता है इसमें से, तो आप ध्यान लगा करके अच्छे मन से किताब पास में रखें और इस पाठ पर ध्यान दें। 1% शोर आता है, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था। 1% आता ही आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किताब पास में रखो, 1 लाइनर नोट्स खुद के तैयार करो, किसी के भरोसे मत रहो भाई। और दूसरी विशेष बात, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो और दूसरों के साथ में इसको शेयर भी करो, लोगों को बताया करो कि सारी किताबें आपको यूट्यूब पे मिल रही है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो, आजादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप क्या था, पाठ नंबर 5 की बात, अध्याय 5 की बात हम कर रहे हैं कि आजादी से पूर्व इसका स्वरूप जो था ना वो क्या था। देखो भाई, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था, ये बात हम कर रहे हैं। यहां पर विशेष बात देखना आप, रविवार का दिन था। पाठ पूरा ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये मत सोचना कि कोई चीज छोड़ रहे हैं हम। क्या चीज किताब में लिखी हुई है एज इट इज में पढ़ के बता रहा हूं आपको किताब, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको आप इंपॉर्टेंट के रूप में आपको बता देंगे, लेकिन पढ़नी हर एक चीज है। आप चाहे छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े आरएस तक के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, आरएस में इनमें से लिखने वाली बातें आती है बहुत ज्यादा। तो आरएस के पेपर के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, चाहे राजस्थान पुलिस का दे रहे हो, वीडियो का दे रहे हो, पटवार का दे रहे हो, पशु परिचर का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरएस मेंस के लिए आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो इनमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था, जनपद पढ़े थे, जनपद में से प्रश्न आते हैं सीधे सीधे ही, राजधानियां हैं, फलाना है, धीमका, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहने का मतलब हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसको विशेष तौर पे ध्यान से देखेंगे अपने, है ना। तो देखो, रविवार का दिन था। दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए देखा और फोटो खींचते हुए देखा। ये हम भी करते हैं, कोई किला है, महल है, हवेली है, छतरी है, या कोई भी पौराणिक इमारत है, उनको देखने जाते हैं तो हम भी फोटो ले लेते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये दिशा जो है वो अपनी माँ के साथ पानी भर करके जब आ रही थी ना, तब ये करते हुए लोगों को देख रही थी। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो देखने के लिए आए हैं। माँ ने कहा ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। यहाँ के जो ठिकानेदार जो थे, जागीरदार जो थे, राजा जो थे, उन्होंने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे, अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा ने माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया और उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर के कई प्रश्न घूम रहे थे कि ये जागीरदार कौन है, ये ठिकानेदार कौन है, ये सामंत कौन है, ये राजा कौन है और क्या क्या इनका काम रहता होगा और अब वर्तमान में वो कहाँ है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस पाठ में हमें मिलेंगे भाई, ठीक है ना। देखो आगे, अब दूसरे दिन की बात आ गई। दूसरे दिन दिशा स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया जागीरदार कौन थे, अब वे कहाँ है। अब गुरुजी उसको उत्तर देंगे कि बेटा अब चलो देखो मैं आपको बताता हूं कि चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूं। आजादी से पहले गुरुजी कह रहे हैं, बच्ची को बता रहे हैं, दिशा को बता रहे हैं कि आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था,
कि आज जो राजस्थान है वैसा राजस्थान नहीं था। पहले तो एक रियासत का राजा जो था वही सर्वोच्च हुआ करता था। तो अब क्या है, अब दूसरी प्रणाली आ गई, प्रशासनिक व्यवस्था आ गई। तो यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्री एवं जागीरदारों की सहायता से शासन चलाते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। भाई राजा ने जो बात कर दी, राजा ने जो निर्णय ले लिया, राजा ने जो अच्छा काम कर दिया चाहे बुरा काम कर दिया, वो सारा राजा ही करता था। राजा का निर्णय अंतिम हुआ करता था। लेकिन आज राजशाही व्यवस्था नहीं है, आज प्रशासकीय व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है आज। तो पहले राजा ने जो कर दिया उसकी सीमा में आने वाले उस क्षेत्र का प्रमुख वो राजा ही हुआ करता था। अगर मुख्यमंत्री था तो राजा था, प्रधानमंत्री था तो वो राजा था, राष्ट्रपति था तो राजा था, सेना का सारा सिस्टम राजा के पास में रहता था। ठीक है ना। अब राजशाही शासन का स्वरूप क्या था, ये बात है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों यानी राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश के शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। ये मुख्य अधिकारी इनके हुआ करते थे। एक राजा था, राजा के दरबार में मंत्री भी होंगे, सेनापति भी होंगे, बख्शी भी होंगे, परगने भी होंगे, खजांची भी होगा। तो सब कुछ राजा के अधीन हुआ करता था। राजा सभी को आदेश दिया करता था। अब गुरुजी आगे क्या बता रहे हैं कि राजा कौन था, मंत्री कौन थे, ये क्या क्या काम था इनका। तो देखो भाई, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकार एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। राजा अपने मंत्री और जो सहयोगी थे उनको बोलता था कि ये काम करो, वो वैसा काम करते थे और संपूर्ण सत्ता राजा में केंद्रित थी। राजा ने जो कर दिया वो फाइनल था। अब इसके बाद में मंत्री, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जो सबसे मुख्य मंत्री होता था, सबसे प्रमुख मंत्री जो होता था ना, उसको दीवान कहा जाता था। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। आज भी वही है। आज मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री के भी आगे मंत्री होते हैं। तो मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि राजा जो यानी प्रमुख जो व्यक्ति है ना, उसको अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता मिलती रहे, सहयोग मिलता रहे। ठीक है ना। दूसरा, बख्शी कौन था? सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेवारी बख्शी की होती थी। सेना, आज जैसे गृह मंत्रालय होता है, सारा सिस्टम गृह मंत्रालय, पुलिसिंग का सारा सिस्टम जो होता है वो गृह मंत्री देखता है, होम मिनिस्टर इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे बख्शी इनको वेतन देते, बख्शी सेना का सारा सिस्टम सेट रखते थे। भाई सेना से संबंधित जो भी कार्य होते थे उनकी जिम्मेवारी बख्शी के पास में होती थी। आज एक प्रमुख विभाग है नहीं, लेकिन खजांची नाम का एक विभाग हुआ करता था राजा का। आमदनी, लेखा जोखा, व्यय, सारा खर्चा खजांची रखा करता था। जैसे देखो, खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित रख के राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य हुआ करता था। मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, रुपए का मैनेजमेंट, मुद्रा का मैनेजमेंट जो सारा हुआ करता था वो खजांची के हाथ में रहता था। खजांची पैसे का मैनेजमेंट करता था, जितनी लागत है वो सही रखता था, आएगा पैसा उसका व्यय रखता था, और राज्य राजकोष को बढ़ाने के लिए वो पैसे यानी आमदनी जो है ना उसको बढ़वाता था। ठीक है। परगना अधिकारी क्या था? राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, यह ध्यान रखना। गांव, आज भी ग्राम प्रशासन
ग्राम पंचायतें करती थी। ग्राम का प्रशासन, गांव का शासन जो था वो ग्राम पंचायतें करती थी। आज भी ग्राम पंचायत होती है, सरपंच मुखिया होता है। आज पंचायती राज की या मैं कहूँ स्थानीय स्वशासन की गांव और शहरों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का भाग आता है पंचायती राज, जिसमें 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद, पंचायत, ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। वैसे ही शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं होती है। ठीक है ना। देखो आगे, गतिविधि, विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से राजस्थान के एकीकरण से पहले की विभिन्न रियासतों की सूची बनाएं। ये सूची अपने काम की बात है नहीं, अपने काम की बात यहां से आ जाती है। देखो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी भाई। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राज्य के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदार व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध, कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। ठीक है ना। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था। राजस्थान में जागीरदारी जो है वो व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। देखो भाई, ये वंश परंपरा हुआ करती थी, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा अगर योग्य है तो। ठीक है ना। दूसरी बात, राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। एक राजा है, राजा का बड़ा बेटा तो राजा बन गया, अब उसके छोटे बेटे और उसके छोटे भाई राजा के जो है, राजा के भाई और राजा के दूसरे छोटे बेटे जो है ना, उनको छोटे छोटे ठिकाने दे दिए जाते थे। ठीक है ना। उन ठिकानों के प्रमुख जो थे ना, ये जागीरदार थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी थी। आगे देखो, कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से प्रश्न पूछा कि व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी तो बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूं कि ये जागीरदारी व्यवस्था जो है ना, वो कब कैसे शुरू हुई, फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, क्या काम होता था। तो गुरुजी सारी बात बच्चों को खोल करके बताते हैं। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ, ये बात गुरुजी बच्चों को बताएंगे। ठीक है ना भाई। तो देखो, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं पाया गया, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान में तो राजपूताने की तो रियासतें थी, क्षत्रियों की तो रियासत थी। ठीक है ना। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित किए, जो उसकी रियासत कहलाई। रियासत की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखो, एक राजा हर जगह जाकर के तो देख नहीं सकता था। बहुत बड़ी रियासत जैसे मारवाड़ रियासत बहुत बड़ी क्षेत्रफल में हुआ करती थी। अब मारवाड़ रियासत के उस कोने पे क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से इनको सुचारू रूप से, ढंग से, अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा ने अपनी रियासत में, राजा की जो रियासत थी उसको जागीरों में विभाजित कर दिया और वहां का एक प्रमुख बना दिया। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जागीरी व्यवस्था शुरू कर दी, ताकि हर तरह से लोगों की सहायता की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और उनके काम में साथ दें। इसलिए यहां पर इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो प्रारंभ कर दी थी। ठीक है ना भाई। आगे देखो, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था भाई। जागीरदारी जो व्यवस्था थी उसका स्वरूप क्या था। देखो, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, राजस्थान में यह रक्त संबंध आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। रक्त संबंध पर आधारित थी, यानी अपने भाई अपने बेटे जो है वो जागीरदार बनेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। भाई साहब, जागीरदार था ही घर का आदमी। ठीक है ना। जागीरदार जो था वो घर का आदमी था, इसलिए इनका काम जो था वो
एक ही रास्ते पर एक तरह से हुआ करता था। ठीक है। दूसरी बात, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था जो थी उसके स्वरूप में छठी क्लास में क्या लिख रखा है, परिवर्तन कैसे हुआ, काम कैसे चला, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद में मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता जो थी वो कम हो गई। निर्भरता कम हो गई। ठीक है। इसके बाद में देखो शासक मुगल मनसबदार बन गए। भाई साहब, शासक मुगलों के साथ में मिलकर के काम करने लग गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो चुका था। मुगलों का संरक्षण का मतलब था कि राजा जो थे वो मुगलों के साथ में मिलकर के काम करने लग गए। बात 1562 की है और मुगल शासक इस समय हुआ करते थे अकबर। एक रियासत थी आमेर, कछवाओं का शासक था। आमेर के राजा भारमल जो थे वो मुगलों से मिलकर के सबसे पहले इनका संरक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। शासक जो थे वो अपने ही परिवार के लोगों के साथ में उनके मालिक की तरह व्यवहार करने लगे। पहले ये चीज हमने देखी थी, भाईचारा और सौहार्द था। अब उनके स्वामी बन गए, अब उनके मालिक बन गए। इस तरह से बिहेव करने लगे, व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। आगे देखो, मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और गांवों में विभाजित कर दिया था। अब इसके साथ साथ ये अध्यापक गुरुजी जो थे और क्या बात बता रहे हैं, देखो जरा। अध्यापक ने साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी बच्चों को बता दिया कि यहां पर क्या हुआ था, अंग्रेजों का शासन कैसे आया, भारत पर अंग्रेजों ने शासन कैसे किया, कैसे उन्होंने रजवाड़ों को कमजोर किया था। ये बात भी यहां पर शुरू हो चुकी थी। देखो, अंग्रेजी राज्य की शासन के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। एक अंग्रेजों का भारत और एक दूसरा था रियासती यानी रजवाड़े का भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। ब्रिटेन के राजा जो थे वो भारत में अपना एक मुखिया छोड़ा करते थे जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल आगे चल करके क्या करेगा, ये गवर्नर जनरल जो है वो आगे चल करके अपना एक एजेंट तैयार करेगा जो हर राज्य में छोड़ेगा। और उस गवर्नर जनरल के एजेंट को कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी जो था उसके अधीन काम करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट रखे गए थे। तो ये व्यवस्था कैसे काम कर रही थी, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, अपना शासन करती है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे कम कर दिया था। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमार्जी करने लग गई थी, इसलिए ब्रिटेन के ताज क्राउन जो था ब्रिटेन का, उसने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड कैनिंग जो थे उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। बात 1935 भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात करें जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 1937 में लागू हुआ, के द्वारा
अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने के का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम जी पालीवाल थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो आगे की बात क्या है। अब शब्दावलियां हैं और इन शब्दावलियों में क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। देखो पहले है जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कि राजा ने अपने भाई, अपने संबंधी, अपने बेटे, छोटे बेटे को कौन सी जागीर दी, उसका पट्टा होता था, लेखन होता था, प्रनोट होता था। दूसरी बात मनसबदारी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी मनसबदारी। निर्वाचित का मतलब था चुना हुआ व्यक्ति, चुनाव के द्वारा। आगे देखो सेना को वेतन देने के लिए, अब इस प्रश्न, दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। सेना को वेतन देने के लिए बख्शी हुआ करता था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल जो थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, टीकाराम जी पालीवाल। इसके बाद में अपने पाठ आ जाता है आगे बढ़ा और वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अध्याय 6। भाई इसमें दे रखी है बात, देखो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उनकी बात हम यहां पर इस पाठ में कर रहे हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या कह रहा है हमें, देखो पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में देखते हैं। ये पाठ हमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करवाने में सहायता अपनी करेगा, जिसमें हम जो बात कर रहे हैं। देखो राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्तीय भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, जिसमें 12 जिले हैं अपने पूरे, ठीक है ना, पश्चिमी भाग, और दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है, यहाँ पर हाड़ौती का पठार है अपना। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। एक थार का मरुस्थल जिसको हम पश्चिम का रेतीला मैदान कहते हैं, दूसरा अरावली प्रदेश पर्वतीय पर्वतमाला है, पूर्व का मैदानी प्रदेश उपजाऊ है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। राजस्थान के ये 4 भौतिक प्रदेश है। देखो एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं, आगे जैसे जैसे हम आगे की क्लास की किताबें पढ़ते जाएंगे ना, तो ये पाठ और विस्तारित रूप में और ज्यादा बड़ा होकर के अपने सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी बात अपने और वहां पर एक बार और कर लेंगे भाई, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, थार का मरुस्थल अपने सामने आया है। थार का मरुस्थल या पश्चिम का रेतीला मैदान, इसको नाम अगर अपने देना चाहें पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61.11% पे है, ठीक है ना, 61%, या हम कहें तो 61.11% पर फैला हुआ है। यहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की 100 में से 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है ये, ठीक है ना। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व है मरुस्थलीय प्रदेशों में, जितने भी विश्व के मरुस्थल है। पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है भाई
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी थार के मरुस्थल में 4 लाइनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निचोड़ी गई है यहां पर, वो ध्यान देना आप इनमें। 12 जिले, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या का प्रतिशत 40, और विश्व के सभी मरुस्थलीय प्रदेशों में जनघनत्व ज्यादा है, वनस्पति ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है, सिंचाई ज्यादा है, कृषि ज्यादा है, और सिंचित होने वाली फसलें ज्यादा है। इस कारण ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। भाई इसके बाद में देखो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। भारत का महान मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप, स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। भाई रेत हवा के साथ साथ उड़ के आगे जाती है, आगे जाती है, और जो आगे जा रही है या इकट्ठी है, ये बालू का स्तूप या रेत के टीले या दोहरे कहलाते हैं। आगे थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर गग्गर के मैदान का भाग, हनुमानगढ़ और गंगानगर का भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही, ये अंतःप्रवाही प्रदेश, ये लूणी नदी का क्षेत्र है भाई, में विभक्त किया गया है। देखो अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसमें गग्गर का मैदान है, ठीक है। अर्ध मरुस्थलीय भी है एक, नागौर का उच्च भूमि, ये जो अर्ध मरुस्थलीय यहां पर दिया गया है शेखावटी प्रदेश के आधार पर दिया गया नाम है, ठीक है ना। और अंतःप्रवाही या गोडवाड़ा प्रदेश या लूणी बेसिन नाम से जानते हैं इसको हम। फिर बात आ जाती है अरावली प्रदेश की। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली फैली हुई है। देखो जैसे ये राजस्थान है और ये दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर ये जो आपका भाग है ये अरावली का भाग है, ये अरावली है भाई अपनी, ठीक है ना, ये अपनी अरावली है। देखना आगे, भारत राज्य के लगभग 9% भूभाग पर अरावली विस्तृत है। देखो पश्चिम के रेतीले मैदान को हमने देखा 61% पर, अरावली आपकी 9% पर। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर लंबी है, 692 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है ये। आगे अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 भागों में बांट दिया अरावली ने राजस्थान को, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, ये आपका हो गया पूर्वी राजस्थान और ये आपका हो गया पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी रेतीला राजस्थान है ये। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है, उच्च भूभाग है। अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अरावली राजस्थान की सबसे ऊंचे भूभाग वाला भौगोलिक प्रदेश है। इसके बाद में इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। पश्चिम के रेतीले मैदान से भी खनिज होते हैं, लेकिन सर्वाधिक खनिज भौगोलिक प्रदेशों में अरावली से होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। ये मरुस्थल इस दिशा से जब इस दिशा की ओर बढ़ रहा है ना, इस प्रसार को अरावली पर्वतमाला रोकती है, अवरोध करती है। इस पर्वतमाला से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। क्यों? अरावली में वर्षा ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है, उससे छोटे नाले जो है वो नदियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। आगे इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु माथा है जो 1722 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में है, माउंट आबू में, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। एक मैप में आपको काफी सारी चीजें बताई गई है भाई, देखना जरा। यहां पर यह बताया गया गग्गर का मैदान, ये गग्गर का मैदान बताया गया यहां पर आपको, ठीक है ना।
ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बताया गया है यहाँ पर। ये लूणी नदी का क्षेत्र बताया गया अंतः प्रवाह का। ये नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है यहाँ पर। ये शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर आपका। और ये यहाँ पर है अरावली, ये अरावली है यहाँ पर आपकी पूरी। इसके बाद में ये पूर्व का मैदान आ गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश का भाग। ठीक है ना। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा की कमी रहती है और इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। दूसरी विशेष बात देखो, एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये है अरावली यहाँ पर, ये अरावली है यहाँ पर। और अरावली देखो पश्चिम के रेतीले मैदान में दोहरे है, रेत के टीले है यहाँ पर। और ये दोहरे गर्मियों में क्या करते हैं, हवाएं जब चलती है तो इस ओर निकलते हैं, और जब ये दोहरे इस ओर निकलेंगे हवा के साथ साथ जाते हैं ना, तो अरावली इसको यहाँ पर रोक लेती है। इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि अरावली मरुस्थल के प्रसार को कम करती है, रोकती है, क्योंकि ये मिट्टी को इधर आगे और नहीं जाने देती है भाई। आगे बात आ गई भाई पूर्व के मैदान की। ये आपका आ गया पूर्व का मैदान। और पूर्व का मैदान हमें क्या विशेष बात बता रहा है, देखते हैं जरा। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23%, देखो थार का मरुस्थल 61, अरावली 9 और ये 23% भूभाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाड़ीय प्रदन, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, नाड़ीय प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि या देखना बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बेडलैंड टोपोग्राफी कह दें, बीहड़ भूमि कह दें, डांग भूमि कह दें, उत्खात भूमि कह दें। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है उत्खात भूमि कौन सी नदी का क्षेत्र है, तो नदी यहाँ पे आती है चंबल नदी का क्षेत्र है। उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी, ये चंबल नदी का भाग है, डाकुओं की शरण भूमि है ये क्षेत्र, डाकुओं की शरण भूमि का क्षेत्र। इसलिए इसको प्रारंभ में कहते थे, ये डांग शब्द है ना, ये आया डाक से, डाक से, डाक से शब्द अपभ्रंश के द्वारा डांग बना हुआ है। डाक का मतलब था यहाँ पे डाकू रहा करते थे, ठीक है ना। डाकुओं की शरण भूमि डांग कहलाया। फिर इसको उत्खात भूमि भी और बीहड़ भूमि भी। यहाँ पर बीहड़ विकास कार्यक्रम चल रहा है राज्य सरकार का, जिसके द्वारा इस क्षेत्र की खोई हुई उपजाऊपन को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू कर रखा है। इस क्षेत्र में लगभग 40%, देखो लगभग किताबों में ये हमें 39% मिलता है पूर्व के मैदान का, ठीक है ना, भूभाग जनसंख्या निवास करती है। आगे राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माई नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माई के मैदान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 56 गांवों का समूह है भाई। माई नदी का जो क्षेत्र है ना राजस्थान का दक्षिणी भाग, 56 नदी नालों का समूह है, इस कारण से 56 का मैदान कहते हैं। 56 गांव और 56 नदी नालों का समूह है। 56 का मैदान कौन सी नदी का है, तो 56 का मैदान माही नदी का है, ठीक है ना। कौन कौन से जिलों में है, तो वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों का क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। इसके बाद में देखो भाई आगे बात आ गई पूर्व का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें, पठार है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय, देखो हाड़ा वंशीय में पहले पार्ट में दूसरे तीसरे पार्ट में बता चुका हूं, हाड़ा वंशीय क्षेत्र था, हाड़ा चौहानों का क्षेत्र था, इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया हाड़ौती। हाड़ौती का क्षेत्र और हाड़ौती का पठार राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है भाई। आगे राजस्थान के अन्य पठारों के प्रमुख पठारों में प्रमुख सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, इंपॉर्टेंट वो होता है भाई, सिरोही का उड़िया का पठार, आबू का पठार, उदयपुर व राजसमंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर व राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, उदयपुर व राजसमंद में स्थित गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद का पठारी प्रदेश बोराट का पठार है, इंपॉर्टेंट बहुत है। चित्तौड़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है।
चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल का पठार, ये बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के बैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक का पठारी प्रदेश है उपरमाल। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के बैंसरोडगढ़ चित्तौड़, बैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का पठारी प्रदेश आपका क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवं उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार मूलतः उदयपुर में ये जयसमंद झील के पास स्थित पठारी प्रदेश है। इसके बाद में बात आ जाती है जलवायु एवं ऋतु चक्र की। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, 5 प्रकार की जलवायु यहां पर हमें मिलती है। 5 प्रकार की जलवायु राजस्थान में मिलती है भाई हमें। 4 भौगोलिक प्रदेश है और यहां पर 5 प्रकार की जलवायु हमें मिलती है। ये इस किताब की बात आपकी दी हुई है। अब आगे थोड़ी बातें कोई और देख लो भाई। पूर्व के मैदान की बात देखो, पूर्वी मैदान, सॉरी ये हमने देख दिया है पूरा। आगे देखो, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपार्द्र जलवायु, स्वयं माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से सीधा सीधा ही प्रश्न आएगा और हार्ड प्रश्न की श्रेणी में रहता है ये। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपार्द्र जलवायु है। हमें पूछ सकते हैं कि जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में जलवायु कैसी है, तो उपार्द्र जलवायु है। आगे स्वयं माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। आगे दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में, झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है और बांसवाड़ा दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जलवायु की औसत अव्यवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा यहां पर कम है। अब देखो आगे भाई, आगे बात करें थोड़ी सी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की। देखो, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्द गर्म होती है, जल्द ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। इसके बाद में देखो एक विशेष बात, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धुलभरी हवा को लू कहते हैं। गर्मियों में जो लू चलती है, हवाएं चलती है, उनको लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद में वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु में भाई क्या होता है, वर्षा होगी, वर्षा से जलवायु में परिवर्तन होता है। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है। 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मानसून से राजस्थान की अधिक वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा वर्षा होती है। 2 प्रश्न बनते हैं, राजस्थान में ज्यादा वर्षा और राजस्थान में पहली वर्षा।
ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से, और पहली वर्षा जो होती है राजस्थान में वो होती है भाई अरब सागर से। अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है झालावाड़। ये बात मैं आपको बता के जा चुका हूं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर होगा। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी देखना भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से, और कौन से भाग की ओर जाएं, उत्तर पश्चिम भाग की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। फिर आ जाती है अपने शीत ऋतु, और शीत ऋतु की क्या विशेष बात है देखो भाई। शीत ऋतु है ना, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत में अत्यधिक ठंड हो जाती है, तापमान 0 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से हवाएं चलती है, और भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से राजस्थान में ठंड बढ़ जाती है। एक विशेष बात इंपॉर्टेंट, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करवाता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं, और ये मावट रबी की फसल यानी गेहूं के लिए लाभदायक है। गेहूं रबी की फसल होती है, उसके लिए ये लाभदायक है भाई। आगे देखो, ये इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट आपका आ जाता है अकाल और मरुस्थल, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जब बढ़ेगा अकाल होगा। मरुस्थल के क्षेत्रफल में बढ़ना, बढ़ाव होना, क्षेत्रफल बढ़ना, ज्यादा होना, मरुस्थलीकरण है। रेत के टिल्लों का आगे विस्तारित होना, ठीक है ना। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी सूखा पड़ता है। इसका कारण वर्षा की सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित। देखो अकाल है क्या? अपर्याप्त वर्षा का होना, अनियमित वर्षा का होना और अनिश्चित वर्षा का होना ही अकाल है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है या भूमिगत कुएं ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल दोहन किया है, पारंपरिक जल संरक्षण प्रबंधन की उपेक्षा की है। पहले क्या करते थे, कुएं है, तालाब है, बावड़ी है, इनमें जल संरक्षण होता था या घरों में भी जल संरक्षण होता था, वो उसको भूल गए लोग बाग, इसको भूल गए और वनों का ज्यादा दोहन हो गया, भूजल दोहन हो गया और वनों की कटाई हो गई। इस कारण वर्षा जो है वो कम हो रही है। उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है भाई। भौतिक दशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होती है, हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण से इसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब पाठ के अंत में क्या दिया हुआ है आपको? बंजर भूमि अनउपजाऊ भूमि है जिसमें कुछ भी नहीं उगेगा भाई। बीहड़ हम देख के आए, नदी के आसपास के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। और अपर्दन, जल या पवन के द्वारा मिट्टी का कटाव होना जल अपर्दन या मिट्टी का अपर्दन या मृदा अपर्दन कहलाता है। ये अपनी बात थी पाठ नंबर 5 और पाठ नंबर 6 की। इससे आगे की चर्चा अपने 7 और 8 की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।